हेलो टू ऑल। तो कैसे हो आप सब? यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जीएमसी चंडीगढ़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है। जो जीएमसी चंडीगढ़ का रेडियोग्राफर के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है सीरीज़ हमारी कंटिन्यू है। अब तक हम ऑलमोस्ट एम्स के जो रीसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे वो सॉल्व कर चुके हैं इस चैनल पे। OSSS रेडियोग्राफर का लास्ट हमने किया है एंड नाउ वी आर सॉल्विंग जीएमसी चंडीगढ़ रेडियोग्राफर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, वो एस्पायरेंट्स की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको अवेलेबल है ओनली 399 में। 399 में आपको सारे एग्ज़ाम के टेस्ट पेपर, सारे MCQs की PDF, टॉपिक वाइज कंटेंट, 15,000 प्लस वन लाइनर सॉल्यूशन एंड इन प्लस चैट डाउट सपोर्ट भी अवेलेबल होगा। और अगर आप कोड लगाओगे रेडिएशन तो आपको 5% ऑफ भी मिलेगा। तो जल्दी से बिना वेट करे डिस्क्रिप्शन में जाके एस्पायरेंट्स की टेस्ट सीरीज़ लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे जाके ऐप डाउनलोड करके ये कोर्स ख़रीद ले और प्रोमो कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द इमेजिंग स्टडी ऑफ चॉइस इन सेटिंग ऑफ हेड ट्रोमा इज। हेड ट्रोमा के केस में हम कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी प्रेफर करेंगे? प्लेन सिटी ऑफ ब्रेन, कॉन्ट्रास्ट एनहांस सिटी स्कैन ऑफ ब्रेन, MRI ब्रेन या फिर प्लेन एक्सरे ऑफ स्कल। तो भाई हेड ट्रोमा के केस में कौन सी स्टडी हम प्रेफर करेंगे? तो बिल्कुल हम सिटी स्कैन प्रेफर करते हैं। क्यों सिटी स्कैन प्रेफर करेंगे हम? बिकॉज क्योंकि जो सिटी स्कैन है वो फास्ट है, वाइडली अवेलेबल है। फीचर्स देख रहे हैं हम कि भाई क्यों हम सिटी स्कैन प्रेफर कर रहे हैं, और एक्सीलेंट होगी फॉर डिटेक्टिंग फ्रैक्चर्स, एक्सीलेंट फॉर डिटेक्टिंग फ्रैक्चर जिसके ट्रॉमेटिक पेशेंट्स के अंदर, जो ट्रोमा के पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर फ्रैक्चर्स के चांसेस वैसे ही ज़्यादा होते हैं। और एक्यूट हेमरेज भी ये डिटेक्ट कर लेगा। तो एक्सीलेंट फॉर डिटेक्टिंग फ्रैक्चर एंड एक्यूट हेमरेज इन ट्रोमा, और फास्ट होगा, वाइडली अवेलेबल है। तो हम इसलिए सिटी स्कैन प्रेफर करते हैं। तो अब सिटी स्कैन पे भी मैं जाऊँ तो दो ऑप्शन है, एक तो है प्लेन सिटी और एक है कॉन्ट्रास्ट एनहांस। तो बिल्कुल प्लेन सिटी, प्लेन सिटी इज़ करेक्ट बिकॉज इट डिटेक्ट ब्लीड, स्कल फ्रैक्चर, एडिमा, मिड लाइन शिफ्ट विथ हाई एक्यूरेसी। कॉन्ट्रास्ट की अगर मैं बात करूँ तो हम इसको इनिशियली यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रास्ट क्या कर सकता है? कॉन्ट्रास्ट कैन ऑब्स्कर ब्लीडिंग। भाई एम आर आई ब्रेन भाई डिटेल तो देगी लेकिन ये स्लो है और अनसुटेबल है फॉर अनस्टेबल ट्रोमा पेशेंट्स। प्लेन एक्सरे तो भाई वेरी आउटडेटेड हो गया, ये तो बहुत सारे फ्रैक्चर और हेमरेज तो ये मिस ही कर देगा। ठीक है, क्योंकि हमें 2D व्यू ही देगा ऑर्गन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ सिटी डेंसिटी इज। सिटी डेंसिटी को मेज़र करने वाली यूनिट कौन सी है? हॉन्सफील्ड, पिक्सल, रोंजन या फिर इंटरनेशनल यूनिट। तो बिल्कुल सिटी डेंसिटी इज मेजर्ड इन हॉन्सफील्ड यूनिट विच इज़ बेस्ड ऑन एटेन्यूएशन ऑफ एक्स रेज रिलेटिव टू वाटर। और पिक्सल क्या हो जाता है? पिक्सल हो जाता है यूनिट ऑफ इमेज डिस्प्ले, ना कि सिटी डेंसिटी। रोंजन क्या हो जाता है? रोंजन यूनिट ऑफ एक्सपोजर। और इंटरनेशनल यूनिट, ये तो भाई यूनिट हो गई, अलग से कोई टर्म दे दिया है इसने, है ना, इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट सबअराक्नॉइड हेमरेज। ठीक है, एक्यूट सबअराक्नॉइड हेमरेज को SAH एब्रीविएट फिट फॉर्म में भी लिखा हुआ आ जाता है कई क्वेश्चन में। तो सबअराक्नॉइड, ठीक है, एक्यूट सबअराक्नॉइड हेमरेज के केस के अंदर कौन सा इन्वेस्टिगेशन हम प्रेफर करेंगे? MRI, एनहांस MRI, सिटी स्कैन या फिर पैट स्कैन। तो बिल्कुल अभी हमने देखा जो ब्लीडिंग होगी वो किस में हमें अच्छे से दिखाई देगी? सिटी स्कैन के अंदर। तो यही बोल रहा है ये एक्यूट सबअराक्नॉइड हेमरेज है। तो सिटी डिटेक्ट फ्रेश ब्लड इन सबअराक्नॉइड स्पेस विथ मोर देन 95% एक्यूरेसी पहले इन फर्स्ट 24 आवर्स। ठीक है, सिटी जो है वो सबअराक्नॉइड स्पेस के अंदर जो फ्रेश ब्लड इकट्ठा हुआ है उसको जल्दी से डिटेक्ट कर लेगा मोर देन 95% एक्यूरेसी के साथ पहले 24 घंटे में ही।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल सिटी स्कैन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। एमआरआई क्या हो जाता है, लेस सेंसिटिव होगा अर्ली। एनहांस एमआरआई नॉट नीडेड फॉर सबएराक्नोइड हैमरेज, एक्यूट सबएराक्नोइड हैमरेज। पेट स्कैन तो हैमरेज के लिए यूज़ ही नहीं करते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व्स इज। तो भाई पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व के इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन सी मॉडलिटी हम प्रेफर करेंगे। तो पहला ऑप्शन है यूरेथ्रोस्कोपी, दूसरा है आईवीपी रेट्रोग्रेड सिस्टो यूरेथ्रोग्राम, या फिर मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम। तो आरजीयू, एमसीयू, यूरेथ्रोस्कोपी या आईवीपी। तो भाई कौन सा इन्वेस्टिगेशन के पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल के लिए हम प्रेफर करेंगे, ठीक है, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल के डायग्नोसिस के लिए। तो जो एमसीयू है, दैट इज मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम, शोज डायलेटेड पोस्टीरियर यूरेथ्रा ड्यूरिंग वॉइडिंग। मिक्चुरेटिंग का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग वॉइडिंग मतलब यूरिन के निकलने के दौरान। तो इट इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल डायग्नोसिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। यूरेथ्रोस्कोपिक डायग्नोस्टिक तो है, लेकिन ये तो इन्वेसिव है, ठीक है। आईवीपी पुअर फॉर यूरेथ्रल इवोल्यूशन, इट इज़ फॉर किडनी यूरेटर ब्लैडर। आरजीयू हमें एंटीरियर यूरेथ्रा दिखाएगा, ठीक है। एंटीरियर यूरेथ्रा के इन्वेस्टिगेशन के लिए आरजीयू और पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल के लिए एमसीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल टेक्नोलॉजी इनमें से किस में यूज़ होती है। तो पहला ऑप्शन है एमआरआई, दूसरा है जीरो रेडियोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी या मैमोग्राफी। तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन अल्ट्रासोनोग्राफी, एंड विच पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल वी आर प्रेफरिंग, लेड, जिरकोनेट एंड टाइटेनेट, ठीक है। और एमआरआई तो भाई मैग्नेटिक फील्ड्स पे बेस्ड होती है। ज़ीरो रेडियोग्राफी सेलेनियम प्लेट्स यूज़ होती है इसमें, और मैमोग्राफी में तो एक्सरेज यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ डाइकोम इज। डाइकोम का फुल फॉर्म भाई जीएमसी चंडीगढ़ वालों ने भी पूछ ही लिया। तो डाइकोम की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन, डेट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द फॉलोइंग डज नॉट रिड्यूस रेडिएशन डोज टू द पेशेंट। इनमें से ऐसा कौन सा मटेरियल या फिर ऐसी कौन सा प्रिकॉशन है जो कि रेडिएशन डोज को कम नहीं करता है। ग्रिड, कॉलीमीटर, गोनार्ड शील्डिंग, रिडक्शन ऑफ फ्रेम रेट इन फ्लोरोस्कोपी। भाई अगर फ्रेम रेट रिडक्ट करेंगे फ्लोरोस्कोपी लाइव इमेजिंग के अंदर, तो भाई कंटिन्यूस एक्सपोजर जो लग रहे थे लाइव इमेजिंग के दौरान वो कम हो गए, तो बिल्कुल रेडिएशन डोज ये कम करेगा। गोनार्ड शील्डिंग, बिल्कुल ये भी पेशेंट को रेडिएशन डोज से बचाने के लिए ही हम प्रेफर करते हैं। कॉलीमीटर के अंदर हम बीम को कॉलीमेट कर रहे हैं और अननेसेसरी की रेडिएशन जो लग रही थी सराउंडिंग में ऑर्गन के, उससे पेशेंट को बचा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये भी रेडिएशन डोज रिड्यूस करेगा पेशेंट को। जो ग्रिड क्या कर रहा है, स्कैटर रेडिएशन तो रिमूव कर रहा है। ग्रिड क्या कर रहा है, स्कैटर रेडिएशन तो रिमूव कर रहा है, लेकिन जो पेशेंट डोज है उसको इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मटेरियल मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन थर्मोल्यूमिनेसेंस डोसीमीटर बैज इज। वो मटेरियल जो कि मोस्टली टीएलडी बैज में यूज़ होता है, तो दैट कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट या फिर लिथियम फ्लोराइड। तो अगर हम बात करें टीएलडी बैच के अंदर, तो टीएलडी बैच के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, डेट इज़ लिथियम फ्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट ये तो यूज़ ही नहीं होता। कौन सा होता है, लिथियम फ्लोराइड या फिर डिस्पोर्शियम डोप्ड कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है हमारा, इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट डिस्टेंस d फ्रॉम द सोर्स इज़ 40 यूनिट्स, देन द इंटेंसिटी एट डिस्टेंस 2d विल बी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अगर रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो क्या है एट डिस्टेंस d फ्रॉम द सोर्स, एट डिस्टेंस d पे रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, 40, ठीक है, डिस्टेंस d पे। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि डिस्टेंस 2d पे इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ के अनुसार क्या होगा, इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब डबल द डिस्टेंस इंटेंसिटी बिकम्स 1/4। तो क्या हो जाएगा, I1/I2 इज इक्वल टू D2/D1 का होल स्क्वायर।
I1 कितना है हमारे पास 40, I2 ये तो हमें निकालना है, D2 कितना हो गया 2D/D और इसका स्क्वायर, तो क्या हो गया 40/IT = 4, ठीक है 4 हो गया। अब क्या कर देंगे I2 = 40/4, तो क्या हो गया आंसर 10, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, इनमें से सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव टिश्यू कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव कौन सा हो जाएगा, बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो क्या होता है, रेडियो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव। ये क्या होता है, स्प्लीन भी भाई रेडियो सेंसिटिव तो है बट लेस सेंसिटिव है। किडनी जो है वो क्या है, रेडियो रेजिस्टेंट है। और जो ब्रेन है, ब्रेन क्या है, हाईली रेडियो रेजिस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द स्टैंडर्ड चेस्ट एक्सरे PA व्यू इज ऑब्टेन्ड एट अ फिक्स डिस्टेंस बिटवीन द एक्सरे ट्यूब एंड द कैसेट ऑफ। स्टैंडर्ड चेस्ट PA व्यू कर रहे हैं हम, तो जो फिक्स डिस्टेंस होगा एक्सरे ट्यूब और कैसेट के बीच में वो कितना रहेगा, तो कितना रहता है वो, दैट इज़ 180 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी 180 सेंटीमीटर 72 इंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग जॉइंट इज विजुअलाइज बाय स्ट्राइकर व्यू। स्ट्राइकर व्यू से हमें कौन सा, स्ट्राइकर व्यू हम कौन से जॉइंट के लिए यूज़ करते हैं, रिस्ट जॉइंट, एंकल जॉइंट, शोल्डर जॉइंट या फिर नी जॉइंट, ठीक है। तो जो स्ट्राइकर व्यू है वो हम किसके लिए करते हैं, शोल्डर के लिए। अच्छा कंफ्यूज मत होना, स्टैनवर व्यू तो होता है स्कल के लिए और स्ट्राइकर व्यू होता है किसके लिए, शोल्डर के लिए, ठीक है, शोल्डर जॉइंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्काईलाइन व्यू। तो स्काईलाइन व्यू किसके लिए करते हैं हम, द स्काईलाइन व्यू इज टेकन फॉर द रिस्ट जॉइंट, एंकल जॉइंट, शोल्डर जॉइंट या फिर पटेलो फीमोरल जॉइंट। स्काईलाइन व्यू हम पटेलो फीमोरल जॉइंट के लिए करते हैं। इसके अंदर जो हमें पटेला है वो बिल्कुल ऐसे एयर में उड़ी हुई सी दिखाई देती है ना, मतलब इमेज के अंदर ऐसे हवा में ऐसे दिखाई देती है पटेला बहुत ही क्लियरली। तो ये पटेला और फीमोरल ट्रोक्लिया दिखाएगा हमें, ठीक है, मेनली यूज फॉर कॉन्ड्रोमालेशिया केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग आर्टिफैक्ट इन सिटी स्कैन इज मोस्टली लाइकली ड्यू टू, रिंग आर्टिफैक्ट जो थे सिटी स्कैन के अंदर जो कि कब आए थे, थर्ड जनरेशन सिटी में विच अकर्स ड्यू टू मिसकैलिब्रेशन ऑफ डिटेक्टर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटर्स व्यू इज ऑल्सो नोन एज, वाटर्स व्यू को और क्या बोलते हैं हम, वाटर्स व्यू को और क्या है दूसरा नाम, दैट इज ऑसिपिटोमेंटल व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन माउथ व्यू गिव्स ऑप्टिमल विजुअलाइजेशन ऑफ द, ओपन माउथ व्यू, ओपन माउथ व्यू में हमें क्या देखने को मिलेगा, टेम्प्रोमैंडिबुलर जॉइंट, मेंटल फोरामेन, ओडोंटॉइड प्रोसेस या फिर ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। तो ओपन माउथ व्यू गिव्स ऑप्टिमल विजुअलाइजेशन ऑफ व्हाट, दैट इज ओडोंटॉइड प्रोसेस, जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर फ्रैक्चर ऑफ C2। नेक्स्ट है सेजिएटिंग ग्रैन्युलोमा। कैसेटिंग ग्रैन्युलोमा इज़ अ फीचर ऑफ, ठीक है, कैसेटिंग ग्रैन्युलोमा हमें इनमें से कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा एक्सरे के अंदर, तो ट्यूबरक्लोसिस, TB के अंदर हमें ये फाइंडिंग मिलती है। नेक्स्ट है क्यूरी इज़ द यूनिट ऑफ, क्यूरी किसकी यूनिट है, तो क्यूरी है यूनिट हमारी रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है, क्यूरी इज़ द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड या फिर 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 बैक्यूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्सिबल एनुअल होल बॉडी रेडिएशन एक्सपोजर लिमिट फॉर अ रेडिएशन वर्कर इज, एनुअल होल बॉडी रेडिएशन एक्सपोजर लिमिट रेडिएशन वर्कर की कितनी होती है। जब हमसे नहीं पूछा अकॉर्डिंग टू ICRP, NCRB, AERB, तो हमें हमेशा आंसर देना है अकॉर्डिंग टू AERB, क्योंकि हमारे इंडिया में इसी की ही जो लिमिटेड डोज है वो चलती है। तो इसके अकॉर्डिंग 20 मिलीसाइवर्ट एवरेज ओवर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड 30 मिलीसाइवर्ट इन एनी सिंगल ईयर। अकॉर्डिंग टू ICRP भी 20 मिलीसाइवर्ट ही है, बट अकॉर्डिंग टू NCRP जो कि अभी लास्ट जो CRE 2025 पार्ट 1 वाला पेपर था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन कि NCRP के अकॉर्डिंग कितनी है, 50 मिलीसाइवर्ट पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कन्वेंशनल रेडियोग्राफी हैज़ एन एडवांटेज ओवर
डिजिटल रेडियोग्राफी इन कन्वेंशनल रेडियोग्राफी का एक एडवांटेज है डिजिटल रेडियोग्राफी के कंपैरिजन में। वो क्या एडवांटेज है? रिजोल्यूशन, इमेज स्टोरेज, इमेज अर्चिविंग या फिर इमेज पोस्ट प्रोसेसिंग। तो देखो स्टोरेज, अर्चिविंग, पोस्ट प्रोसेसिंग ये तो अब भी डिजिटल में ज़्यादा बेटर है। जो लेकिन जो रिजोल्यूशन है, जो स्पेक्चुअल रिजोल्यूशन है, वो कन्वेंशनल रिजोल्यूशन का ज़्यादा बेटर है देन डिजिटल रेडियोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन MRI। इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिफैक्ट है जो कि हमें MRI में देखने को मिलता है? बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट्स इन ब्रेन इमेजिंग, मिरर इमेजिंग, कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट या फिर ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट। तो भाई MRI के अंदर हमें कौन से आर्टिफैक्ट देखने को मिले? बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट्स हमें दिखाई देते हैं सिटी स्कैन में, ना कि MRI में। मिरर इमेजिंग अल्ट्रासाउंड आर्टिफैक्ट है, और जो कॉमेट टेल है वो भी अल्ट्रासाउंड में ही दिखाई देते हैं हमें। जो ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट है ये हमें MRI में दिखाई देगा। ये MRI के अंदर होता है ड्यू टू मेटल, एयरबोन इंटरफेसेस या फिर सर्जिकल क्लिप, ठीक है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ बेरियम सल्फेट रिजल्ट इन लॉस ऑफ सिग्नल इन द बोवेल ऑन MRI व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली। इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है बेरियम सल्फेट की जिससे क्या होगा? बोवेल के अंदर जो सिग्नल है वो लॉस होगा ऑन MRI व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली। ठीक है, मतलब बेरियम सल्फेट का ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे कि जो सिग्नल है वो लॉस होगा जब हम MRI में बेरियम सल्फेट को एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे ओरली। भाई बेरियम सल्फेट को हम एडमिनिस्ट्रेट करवा रहे हैं एक्सरे के अंदर, तो क्वेश्चन पूछ रहा है अगर मैं यही बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया MRI के दौरान उसको पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं तो सिग्नल लॉस ऑफ सिग्नल हो जाएगा बोवेल के अंदर। वो इसकी किस प्रॉपर्टी की वजह से? बेरियम सल्फेट की। क्या वो पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, न्यूट्रलिटी? तो बेरियम सल्फेट जो क्या है वो डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक है तो लो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, या फिर सिग्नल मिलेगा ही नहीं हमें, सिग्नल वॉइड या फिर सिग्नल नल और MRI। ठीक है, पैरामैग्नेटिक तो भाई हाई सिग्नल देता है, जैसे कि हो गया हमारा गैडोलिनियम जो हम यूज़ ही कर रहे हैं कॉन्ट्रास्ट। फेरोमैग्नेटिक भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अफेक्ट देगा। न्यूट्रलिटी तो रिलेवेंट ही ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेवलपर सॉल्यूशन यूज्ड इन रेडियोलॉजी कंटेन। रेडियोलॉजी के डार्क रूम में फिल्म प्रोसेसिंग में जो हम डेवलपर सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं वो क्या कंटेन करता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड, एन मिथाइल अमीनोफिनोल सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर बेरियम सल्फेट। तो जो डेवलपर सॉल्यूशन है जो क्या कर रहा है? एक्सपोज सिल्वर हैलाइड के साथ डील कर रहा है, उसको रिड्यूस कर रहा है मेटेलिक सिल्वर के अंदर, जो कि लेटेंट इमेज प्रोवाइड कर रहा है। तो जो डेवलपर सॉल्यूशन है वो इनमें से उसमें क्या कौन सा मटेरियल होता है? तो वही सोडियम हाइपो, एन मिथाइल अमाइनोफिनिल सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर बेरियम सल्फेट। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? एन मिथाइल अमाइनोफिनोल सल्फेट। ये केमिकल कंपोनेंट है जो कि हमें डेवलपर सॉल्यूशन में मिलेगा कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के अंदर। जो ट्रेड नेम होता है इस डेवलपिंग एजेंट का वो क्या है? मेटॉल। ठीक है, जिस नाम से बिकता है, जाना जाता है, तो वो ट्रेड नेम क्या है इसका? मेटॉल। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड तो भाई एक डिसइंफेक्टेंट मटेरियल है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? हजार्डिस गैस है ये, जो कि यूज़ नहीं होता है रेडियोलॉजी में। बेरियम सल्फेट क्या है? रेडियो पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया है ये, जो कि डायग्नोस्टिक इमेजिंग में यूज़ होगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को देखने के लिए, ना कि डेवलपर सॉल्यूशन में यूज़ होता है ये। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द फॉलोइंग इज अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अ सीवियर एनाफाइलेक्टोइड रिएक्शन टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया। इनमें से कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है सीवियर एनाफाइलेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया से जो रिएक्शन हुई है? कौन से टाइप के रिएक्शन? एनाफाइलेक्टोइड रिएक्शन उसके अंदर। तो पहला ऑप्शन है लैरिंजियल एडिमा, दूसरा है नोजिया, तीसरा है ब्लीडिंग पैचेज ऑन स्किन या फिर फ्लशिंग ऑफ फेस। तो भाई अगर हुई है सीवियर रिएक्शन, ठीक है, सीवियर रिएक्शन हुआ है तो एयरवे ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। ठीक है, एयरवे ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, हाइपोटेंशन हुई,
ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सीवियर लैरिंजल एडेमा, ठीक है। नोजिया तो क्या होता है, माइल्ड होता है। सीवियर की बात कर रहा है ये, सीवियर एनाफाइलेक्टोइड रिएक्शन टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ब्लीडिंग पैचेस स्किन के, ये तो कोरिलेट है नहीं। फेशियल फ्लशिंग, ये भी माइल्ड होता है, ठीक है, माइल्ड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, द डायलेशन ऑफ द रीनल कलेक्टिंग सिस्टम ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी आउटफ्लो इज, ठीक है। जो रीनल कलेक्टिंग सिस्टम का डायलेशन हो रहा है यूरिनरी आउटफ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोसेफेलस, हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोसिल या फिर हाइड्रोएमनियोस। तो क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल हाइड्रोनेफ्रोसिस। भाई अगर देखें तो रीनल से कोरिलेट सिर्फ एक ही टर्म है हमारे पास यहाँ पे, हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है। हाइड्रोसेफेलस किससे हो जाता है, ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन में जब पानी भर जाता है, दैट इज़ हाइड्रोसेफेलस। अब क्या ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीनल कलेक्टिंग सिस्टम के अंदर पानी भर गया है, यूरिन के आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो पानी भर गया, उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोसिल जो कि स्क्रोटम में फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोएमनियोस ये तो प्रेगनेंसी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डबल ट्यूब एंगुलेशन मेथड इज़ यूज्ड इन रेडियोग्राफी ऑफ, डबल ट्यूब एंगुलेशन मेथड इनमें से कौन से पार्ट की रेडियोग्राफी में हम प्रेफर करेंगे, ऑप्टिक फोरामेन, मस्टॉइड्स, पेट्रस बोन या फिर नी जॉइंट, ठीक है। तो किस में करेंगे हम डबल एंगुलेशन, जो डबल ट्यूब एंगुलेशन मेथड है, मतलब क्या हो गया, डिटेक्ट करेगा ऑप्टिक फोरामेन को बाय कंबाइनिंग चेस्ट ट्रायंगुलेशन, बाय कंबाइनिंग सेंट्रल रेंगुलेशन, ठीक है, बाय कंबाइनिंग सेंट्रल रेंगुलेशन प्लस टिल्ट हेड, ठीक है। तो डबल ट्यूब एंगुलेशन हो गया कि मतलब हमें ऑप्टिक फोरामेन डिटेक्ट कर रहे हैं, सेंट्रल रे को भी एंगल दे रहे हैं और हेड को भी टिल्ट कर रहे हैं ऑप्टिक फोरामेन को देखने के लिए। मस्टॉइड के अंदर तो, इसके अंदर तो नॉर्मल करते हैं हम, है ना, सिर्फ सेंट्रल रे को एंगल देंगे, हेड टिल्ट नहीं करेंगे। पेट्रस बोन के तो अदर व्यूज़ में आ गया, नी जॉइंट में तो सिंपल एंगल्स ही देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटिवली लो केवीपी वैल्यूज़ आर यूज्ड इन सम एक्सरे प्रोसीजर फॉर द पर्पस ऑफ, रिलेटिवली लो केवीपी वैल्यू हम यूज़ करते हैं कुछ एक्सरे प्रोसीजर्स के अंदर, क्यों हम लो केवीपी यूज़ करते हैं, इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन, इंक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट, इंक्रीजिंग पेशेंट एक्सपोजर या फिर डिक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट। तो देखो अगर आप लो केवीपी यूज़ कर रहे हो जैसे कि मैमोग्राफी में, तो क्या हो रहा है कि, ठीक है, मोर कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, लो केवीपी मोर कॉन्ट्रास्ट। अगर पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, भाई पेनिट्रेशन बढ़ रहा है तो मतलब केवीपी ज़्यादा है, अगर कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है मतलब केवीपी कम है। इंक्रीजिंग पेशेंट एक्सपोजर तो मतलब हाइयर एमएएस है, और डिक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट मतलब हाई केवीपी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द वोल्टेज ऑफ एन एक्सरे ट्यूब इज़ डबल द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज विल बिकम, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर मैं एक्सरे ट्यूब का वोल्टेज डबल कर देती हूँ तो एक्सरे की इंटेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जो इंटेंसिटी है एक्सरे की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है केवीपी के स्क्वायर की। तो अगर मैंने वोल्टेज डबल कर दिया, मान लो 2V वोल्टेज अगर मैंने डबल कर दिया तो 2V का स्क्वायर, तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इंटेंसिटी कितना बढ़ेगा, 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ द फॉलोइंग इमेजिंग मॉडलिटी। टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी का कॉम्पोनेंट है, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एमआरआई या फिर डिजिटल रेडियोग्राफी। तो टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग किससे कोरिलेट करता है, अल्ट्रासाउंड से, ठीक है। टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग क्या कर रहा है, रिजोल्यूशन इंप्रूव कर रहा है हार्मोनिक फ्रिक्वेंसीज को यूज़ करके, जो कि टिश्यू के अंदर जनरेट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरेज कैन बी इंक्रीज बाय, जो एक्सरेज की पेनिट्रेटिंग पावर है उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द करंट इन द फिलामेंट, अगर हम फिलामेंट में करंट इंक्रीज करेंगे। डिक्रीजिंग केवीपी, डिक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, तो मतलब केवीपी हो गया। डिक्रीजिंग द करंट इन द फिलामेंट, या फिर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, मतलब कि इंक्रीजिंग केवीपी। तो बात करें अगर हम पेनिट्रेशन पावर की, अगर हम फिलामेंट करंट को बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, एमएस बढ़ेगा,
ठीक है, एमएएस बढ़ेगा ना कि केवीपी। और पेनिट्रेटिंग पावर कौन सा फैक्टर बताता है, केवीपी। दूसरा ऑप्शन है डिक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। तो मतलब डिक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिक्रीजिंग द केवीपी, और अगर केवीपी डिक्रीज करेंगे तो पेनिट्रेशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीजिंग द करंट इन द फिलामेंट, अगर हम फिलामेंट में करंट डिक्रीज कर देंगे तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी, मतलब एमए डिक्रीज होगा। इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस मतलब केवीपी बढ़ा रहे हैं, केवीपी बढ़ाएंगे तो पेनिट्रेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ एन एल्यूमिनियम फिल्टर if an aluminum filter of 5 mm thick transmit 25% of monoenergetic X-ray beam, then 10 mm thick filter will transmit। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एल्यूमिनियम फिल्टर है 5 mm थिक, तो वो तो 25% की मोनो एनर्जेटिक एक्सरे बीम ट्रांसफर कर रहा है। और अगर 10 mm थिक फिल्टर है तो वो कितनी परसेंट एक्सरे बीम ट्रांसमिट करेगा। पहला ऑप्शन है 0.0, दूसरा है 5, तीसरा है 6.25, 12 या फिर 12.5। ठीक है, थिक ट्रांसमिट, तो ये किसकी बात कर रहा है, बेसिकली हाफ वैल्यू लेयर। किसकी बात कर रहा है, हाफ वैल्यू लेयर। ठीक है, 5 mm है तो 25% ट्रांसमिट हो रहा है। अगर हम थिकनेस को डबल कर दिए, ठीक है, अगर हमने डबल कर दी थिकनेस को, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसमिशन का भी स्क्वायर कर देंगे। मतलब कितना हो रहा है ट्रांसमिशन, 25% हो रहा है। ठीक है, ट्रांसमिशन कितना हो रहा है, 25% हो रहा है। तो सबसे पहले तो थिकनेस डबल हो गई, थिकनेस हो गई 5 से 10 हो गई। तो जो अब ट्रांसमिशन है वो भी डबल हो जाएगा, 0.25 इंटू 0.25 तो कितना हो गया, 0.0625। इसको मैं परसेंटेज में निकालूंगी तो क्या हो जाएगा आंसर, 6.25%। तो इस क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कभी भी अगर ऐसे दे रखा है कि डबल थिकनेस में कितना ट्रांसमिट होगा हब, तो डबल थिकनेस में ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर आ गया 6.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कैटर रेडिएशन ड्यूरिंग अ डायग्नोस्टिक अराइजेज मेनली एज अ रिजल्ट ऑफ। जो स्कैटर रेडिएशन है डायग्नोस्टिक एक्सरेज के अंदर वो बढ़ती है इनमें से कौन से इंटरेक्शन के कारण, कोहेरेंट, कॉम्पटन, फोटो इलेक्ट्रिक या फिर रेले। तो कोहेरेंट और रेले का मतलब तो एक ही हो गया। कोहेरेंट स्कैटरिंग इंक्लूड्स थॉमसन एंड रेले स्कैटरिंग। ये सब क्या है, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर के टाइप है। फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट तो क्या हो जाती है, जो मेन इमेज फॉर्मेशन के लिए रेडिएशन है उस अफेक्ट के लिए काम करेगा। लेकिन जो कॉम्पटन अफेक्ट है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर स्कैटर रेडिएशन इन अ डायग्नोस्टिक एक्सरे एग्जामिनेशन, क्योंकि इसके अंदर स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग मटेरियल इज़ यूज्ड इन डिटेक्टर्स इन डिजिटल रेडियोग्राफी। डिजिटल रेडियोग्राफी में हम एज अ डिटेक्टर कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, सेलेनियम, सोडियम आयोडाइड, बेरियम फ्लोरोहेलाइड या फिर सिल्वर हैलाइड। ठीक है, तो बात करें हम डिजिटल रेडियोग्राफी की, तो डिजिटल रेडियोग्राफी के डिटेक्टर्स क्या यूज़ करते हैं, अमॉर्फस सेलेनियम, जो डेट इज़ ऑप्शन नंबर ए। सोडियम आयोडाइड तो हम गामा कैमरास में यूज़ कर रहे हैं। बेरियम फ्लोरोहेलाइड हम सीआर प्लेट में यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर। और सिल्वर हैलाइड तो हम कन्वेंशनल फिल्म्स में, ओल्ड फिल्म्स में यूज़ कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोटॉक्सिसिटी। इनमें से कौन सी कंडीशन है जो कि कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोटॉक्सिसिटी के रिस्क को इंक्रीज नहीं करेगा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़, मल्टीपल माइलोमा, डिहाइड्रेशन या फिर डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है भाई, रिस्क ऑफ कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब क्या हो गया, किडनी रिलेटेड। ठीक है, तो भाई किडनी रिलेटेड या फिर जो डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन है वो इस रिस्क को इंक्रीज़ करेगी, बाकी नहीं करेगी। तो जो COPD है उसका तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ है, उसका किडनी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये रिस्क इंक्रीज़ नहीं करेगी। मल्टीपल माइलोमा भी रिस्क इंक्रीज़ करेगी, डिहाइड्रेशन भी करेगा, और डायबिटीज़ मेलिटस दैट इज़ डायबिटिक नेफ्रोपैथी ये भी हो सकता है। ठीक है, इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉर्डोटिक व्यू ऑफ द चेस्ट इज ऑप्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट विथ क्लियरिटी। हम चेस्ट का लॉर्डोटिक व्यू किसके क्लैरिफिकेशन, मतलब कौन सा पार्ट हमें बहुत अच्छे से देखना है कि हम चेस्ट का लॉर्डोटिक व्यू प्रेफर करेंगे। पहला ऑप्शन है फ्लूइड लेवल्स इन अ लंग एब्सेस, एपिकल लंग लीजन्स, न्यूमोथोरैक्स या फिर लंग बेले। ठीक है, तो लॉर्डोटिक व्यू क्या हो जाएगा,
लॉर्डोटिक व्यू क्या करता है, क्लैविकल को रिमूव कर देता है, ठीक है, रिमूव्स क्लैविकल्स फ्रॉम लंग एपिसिस, फ्रॉम लंग एपिसिस, जो कि हमें क्या दिखाएगा भाई, टीबी दिखा देगा, एपिकल ट्यूमर्स। तो एपिकल ट्यूमर लीजन्स को देखने के लिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पहला ऑप्शन था फ्लूइड लेवल, फ्लूइड लेवल हमें लॉर्डोटिक में नहीं दिखाई देगा, फ्लूइड लेवल लंग के अंदर हम देखेंगे डेक्यूबिटर्स में, ठीक है। न्यूमोथोरेक्स ये हमें एक्सपायरेशन व्यू के अंदर दिखता है, ना कि लॉर्डोटिक व्यू के अंदर। और जो ये ब्यूले लंग ब्यूले है ये तो हमें दिखता ही बेस्ट सिटी स्कैन के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्मॉल बोवल एंट्रोक्लाइसिस, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग स्मॉल बोवल एनिमा। पहला ऑप्शन है इट इज़ इन्फीरियर टू बेरियम मिल फॉलो थ्रू स्टडी, ये बेरियम मिल फॉलो थ्रू के बाद आता है, उसके नीचे आता है। द कॉन्ट्रास्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब विद बलून, जिसके अंदर जो कॉन्ट्रास्ट है वो हम इस पर्टिकुलर बलून से एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। तीसरा है द कॉन्ट्रास्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय बिलबाओ डोटर ट्यूब विद गाइड वायर, इसमें स्मॉल बॉवल एनिमा में हम जो कॉन्ट्रास्ट है वो एडमिनिस्ट्रेट करेंगे बाय बिलबाओ डोटर ट्यूब विथ गाइड वायर। चौथा बोल रहा है इट इज़ टेक्निकली सिंपलर विथ लेसर रेडिएशन दैन बेरियम मिल फॉलो थ्रू, ये टेक्निकली सिंपल होता है, इसके अंदर रेडिएशन कम लगती है अगर हम इसे कंपेयर करेंगे BMFT दैट इज़ बेरियम मिल फॉलो थ्रू से। तो देखो पहला ऑप्शन है इट इज़ इन्फीरियर, तो बिल्कुल ये इन्फीरियर ही है बेरियम मिल फॉलो थ्रू स्टडी के, ठीक है, बेरियम मिल फॉलो थ्रू के इन्फीरियर ही है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट इन एडमिनिस्ट्रेटेड वही इस बलून से नहीं होता तब, ओके ऑप्शन नंबर सी भी सही है इस क्वेश्चन में। यही क्वेश्चन था जिसके अंदर दो ऑप्शन, देखो ये इन्फीरियर है बेरियम मिल फॉलो थ्रू स्टडी के, उसके अंदर जो हम कॉन्ट्रास्ट है वो बिलबाओ डॉटर ट्यूब के थ्रू ही एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। चौथा ऑप्शन बोल रहा है टेक्निकली सिंपलर विथ लेसर रेडिएशन, नहीं, बल्कि ये क्या होता है, बल्कि ये टेक्निकली ज़्यादा टफ पड़ता है, ठीक है, मोर टेक्निकल, मतलब टेक्निकली टफ पड़ता है ये हमें, ठीक है, ये ज़्यादा टेक्निकली टफ पड़ता है। और इसके अलावा इन्वेसिव प्रोसीजर है और इसके अंदर रेडिएशन ज़्यादा लगती है, या फिर चलो रेडिएशन जो है उसको हम सिमिलर भी बोल सकते हैं बेरियम मिल फॉलो थ्रू के, लेकिन टेक्निकली सिंपल तो है ही नहीं, इसके अंदर तो हमें पूरी ट्यूब इंसर्ट करनी है, ठीक है, ट्यूब के थ्रू हमें कॉन्ट्रास्ट देना है, तो टेक्निकली टफ हो जाती है ये, और इन्वेसिव भी है एज़ कम्पेयर टू BMFT। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द लेटरल व्यू ऑफ स्कैपुला द पेशेंट इज प्लेस्ड इन इरेक्ट पोजीशन, ठीक है, स्कैपुला के लेटरल व्यू के लिए हमने पेशेंट को इरेक्ट पोजीशन में खड़ा कर दिया, फेसिंग द वर्टिकल बक्की, ठीक है, वर्टिकल बक्की को फेस करते हुए, और पेशेंट को हमने ऑब्लिकली मोड़ दिया, ठीक है, हमें लेटरल व्यू लेना है स्कैपुला का, पेशेंट को इरेक्ट पोजीशन में खड़ा कर दिया फेसिंग द वर्टिकल बक्की, और पेशेंट को एब्सोल्युटली एडजस्टेड ऑब्लिकली, उसके बाद हमने पेशेंट को कितना 45 डिग्री ऑब्लिक कर दिया। तो अब क्या होगा, स्कैपुला पैरेलल हो गई, स्कैपुला पैरेलल हो जाएगी कैसेट के, स्कैपुला परपेंडिकुलर हो जाएगी कैसेट के, प्लेन ऑफ स्कैपुला इज सेपरेटेड फ्रॉम द थोरैक्स, स्कैपुला इज रोटेटेड फुली, तो देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो स्कैपुला है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी कैसेट की, फॉर लेटरल स्कैपुला रोटेट करा पेशेंट को, जिससे जो स्कैपुलर प्लेन है वो परपेंडिकुलर हो गया किसके, इमेज रिसेप्टर के, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम नियर द सरफेस, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अंदर जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की जो कि सरफेस के पास से इजेक्ट हो रहे हैं वो कितनी होगी, सेम एज दोज फ्रॉम इंटीरियर ऑफ मेटल, लेस देन दोज कमिंग फ्रॉम इंटीरियर ऑफ मेटल, मोर देन दोज कमिंग फ्रॉम इंटीरियर फॉर मेटल, या फिर जीरो, ठीक है। तो अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स जो कि कहाँ से आ रहे हैं, सरफेस से, तो जो इलेक्ट्रॉन्स नियर सरफेस, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है सरफेस के पास से वो कम एनर्जी लॉस करेंगे, तो जो उनकी वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मतलब ये तो सरफेस के पास ही थे तो ये तो जल्दी से निकल जाएंगे, लेकिन जो अंदर से आ रहे हैं उनको तो ऐसे ही, एक तो जैसे ये शेल है, ठीक है, अब ये जो सरफेस के पास से आ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अंदर, उसकी वेलोसिटी क्या है,
उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, वो जल्दी से निकल गए, और जो अंदर वाला आ रहा है उसकी वेलोसिटी कम है क्योंकि उसको इतनी वो ऑब्स्टेकल्स पार करते हुए आने। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजेक्टेड फ्रॉम नियर द सरफेस इज मोर देन दोज कमिंग फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई एनर्जी फोटोन हैज़। हाई एनर्जी फोटोन की शॉर्ट वेवलेंथ होगी, हाई फ्रिक्वेंसी होगी, लॉन्ग वेवलेंथ हाई फ्रिक्वेंसी, शॉर्ट वेवलेंथ लो फ्रिक्वेंसी लॉन्ग वेवलेंथ। तो देखो हाई एनर्जी फोटोन ई इज इक्वल टू एच म्यू इज दैट मीन्स एच सी अपॉन लैम्डा। तो इन फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि अगर एनर्जी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम रहेगी और फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मिनिमम लेंथ ऑफ द एक्सपोजर कोड ड्यूरिंग मोबाइल रेडियोग्राफी शुड बी। मोबाइल रेडियोग्राफी के दौरान जो मिनिमम लेंथ है एक्सपोजर कोड की वो कितनी रहती है, 0.5, 1 मीटर, 1.5 या फिर 2 मीटर। तो भाई अब जो मिनिमम लेंथ है एक्सपोजर कोड की मोबाइल रेडियोग्राफी के दौरान वो कम से कम, ठीक है, मिनिमम लेंथ शुड बी, तो कम से कम 1.5 मीटर तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इनमें से कैरेक्टरिस्टिक कर्व के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है ना, ट्रू। ठीक है, डेंसिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट लॉग एक्सपोजर, डेंसिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट लॉग वोल्टेज, गेट वोल्टेज इज प्लॉटेड अगेंस्ट फिल्म स्पीड, या फिर वोल्टेज इज प्लॉटेड अगेंस्ट लॉग एक्सपोजर। कैरेक्टरिस्टिक कर्व जिसको हम एच एंड डी कर्व भी बोलते हैं, ये किस किस के बीच का कर्व देता है हमें, इसके अंदर डेंसिटी जो है वो प्लॉटेड होगी अगेंस्ट लॉग एक्सपोजर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 द फोर आर्म शुड नॉट बी एक्सरेड इन पी ए पोजिशन बिकॉज। भाई फोर आर्म को हमें पी ए पोजिशन में नहीं लेना चाहिए, उसका रीज़न क्या है, इट इन्वॉल्व्स रोटेशन ऑफ रेडिएशन, इट इन्वॉल्व्स रोटेशन ऑफ अल्ना, इट इन्वॉल्व्स रोटेशन ऑफ शोल्डर एंड रेडियस एंड अल्ना लाइक प्लेनर। तो भाई ये इस अगर हम फोर आर्म का पी ए व्यू करेंगे तो जो रेडियस है वो रोटेट हो जाएगी। जो पी ए प्रोजेक्शन है फोर आर्म का, उसके अंदर हैंड तो क्या हो गया, प्रोनेशन हो गया। ठीक है, हैंड प्रोनेट हुआ, हैंड प्रोनेट हुआ तो जो रेडियस है हैंड क्या हो गया, प्रोनेट हो गया। प्रोनेट का मतलब मैंने इसे उल्टा रखा प्रोन पोजीशन में। उसके बाद जो रेडियस है वो क्या हो गई, प्रोन रखने से रोटेट हो गई, रेडियस क्या है, रोटेट हो गई, एंड पोटेंशियली इसने अल्ना को क्रॉस कर दिया, एंड पोटेंशियली क्रॉस ओवर द अल्ना। तो जो फोर आर्म है, इसलिए हम फोर आर्म को मोस्टली एपी में सुपाइनेटेड पोजीशन में लेंगे, जिससे जो, ठीक है, जिससे जो रेडियस और अल्ना है वो एक दूसरे के पैरेलल रहे, जिससे जो रेडियस और अल्ना है वो एक दूसरे के क्या रहे, पैरेलल। सो रेडियस एंड अल्ना और लाई पैरेलल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हम क्यों नहीं प्रेफर करते पी ए पोजिशन फोर आर्म का, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स रोटेशन ऑफ रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस अल्ना पैरेलल किस में हो जाती है, एपी में, जो कि डिज़ायर्ड रिजल्ट है एपी का, एपी व्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डेमोन्स्ट्रेट द स्ट्रक्चरल स्टेटस ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल आर्क ऑफ द फुट द व्यू इज। अगर हमें लॉन्गिट्यूडनल आर्क ऑफ द फुट देखना है, फुट का लॉन्गिट्यूडनल आर्क देखना है, तो कौन सा स्ट्रक्चरल, कौन सी पोजीशन हम प्रेफर करेंगे, लेटरल पोजीशन वेट बियरिंग, लेटरल पोजीशन विदाउट वेट, मीडियो लेटरल ऑब्लिक, या फिर डोर्सो प्लैंटर फ्लेक्शन। तो बिल्कुल लेटरल वेट बियरिंग। वेट बियरिंग क्यों, वेट बियरिंग लेटरल रेडियोग्राफ क्यों, क्योंकि वेट बियरिंग लेटरल रेडियोग्राफ क्या करेगा, हमें ट्रू स्ट्रक्चरल हाइट बताएगा। ठीक है, ट्रू स्ट्रक्चरल हाइट बताएगा किसकी, ऑफ द प्लैंटर या फिर लॉन्गिट्यूडनल आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सिटी सिस्टर्नोग्राफी। सिटी सिस्टर्नोग्राफी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ओरल, भाई सिटी सिस्टर्नोग्राफी में ओरल कॉन्ट्रास्ट देते हैं, इंट्रावेनस देते हैं, इंट्राथीकल या नो कॉन्ट्रास्ट। तो सिटी सिस्टर्नो में हम इंजेक्शन कहाँ देंगे कॉन्ट्रास्ट का, सब अरेक्नॉइड स्पेस, सब अरेक्नॉइड स्पेस दैट इज इंट्राथीकल इंजेक्शन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंट्राथीकल कॉन्ट्रास्ट देंगे हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहेरेंट स्कैटर इज अ फिनोमिनन इन रेडिएशन वेयर। कोहेरेंट स्कैटर एक रेडिएशन का फिनोमिनन है जहाँ पे हाई एनर्जी फोटोन्स प्रोड्यूस होंगे, फोटोन्स इजेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर शेल, फोटोन्स ट्रांसफर्स एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, फोटोन इज रिफ्लेक्टेड बाय बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो कोहेरेंट क्लासिकल रिले में क्या होता है, लो एनर्जी फोटोन है जो कि किसी कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, सिर्फ चेंज होगा डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। मतलब ये आया इंसिडेंट फोटोन, कुछ भी नहीं किया इसने, आया और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गया इसका, इंसिडेंट फोटोन का डायरेक्शन चेंज हुआ, तो फोटोन इज रिफ्लेक्टेड बाय बाउंड इलेक्ट्रॉन। ना इसमें एनर्जी लॉस हुई और ना ही क्या हुआ, ना एनर्जी लॉस हुई और ना ही कुछ इजेक्ट हुआ, सिर्फ क्या हुआ, ये खुद ही दूसरी डायरेक्शन में निकल गया, मतलब कि डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। हाई एनर्जी फोटोन्स प्रोड्यूस नहीं, ये तो खुद ही हो लो एनर्जी फोटोन के अंदर हो रहा है। फोटोन इजेक्ट फ्रॉम इनर शेल, ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहा है। फोटोन ट्रांसफर्स एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, तो फोटोन एनर्जी दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये किस में हो रहा है, कॉम्पटॉन में हो रहा है। और जो इसको दे रहा है कि भाई इनर मोस्ट को पूरी एनर्जी दे रहा है और फिर वो निकल रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पार्शियल एनर्जी दे रहा है आउटर मोस्ट को और फिर वो निकल रहा है, तो वो तो और आदि से खुद निकल रहा है, तो वो क्या हो गया, कॉम्पटॉन, ठीक है। इफ़ यू ऑल वांट, मैं इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर पे एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी 5 से 6 मिनट का, जिसके अंदर आपको बेसिक पूरा समझा दूंगी होता क्या है चारों पांचों इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना चाहिए क्या, तब तो बन जाएगी, वरना कोई ना, ठीक है। क्योंकि अभी अपकमिंग रेडियो बायोलॉजी पे बनने वाली है और एक वीडियो आएगी पेशेंट पोजीशन की, इसकी मैं पहले एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोकास्टिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। इनमें से कौन सा स्टोकास्टिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन का एग्जांपल है। तो स्टोकास्टिक इफेक्ट, प्रोबेबिलिस्टिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं हम इनको, जिनकी कोई थ्रेशोल्ड नहीं होती, जैसे कि हो गए कैंसर की अगर मैं बात करूं, या फिर बात कर दिया जेनेटिक म्यूटेशन की, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट होते हैं जिनकी थ्रेशोल्ड फिक्स होती है, जैसे कि फाइब्रोसिस, कैटरेक्ट, एरिथमा। तो जो फाइब्रोसिस है वो भी टिश्यू रिएक्शन, ये भी डिटर्मिनिस्टिक हो गया, कैटरेक्ट भी डिटर्मिनिस्टिक हो गया, लेकिन जो जेनेटिक डिफेक्ट्स है वो क्या हो जाएंगे, स्टोकास्टिक। स्किन एरिथमा भी क्या हो गया, डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोल कैचर्स व्यू ऑफ द हैंड इज़ यूज फॉर द इवेल्युएशन ऑफ हैंड का जो हम बोल कैचर्स व्यू कर रहे हैं वो इनमें से कौन सी कंडीशन को इवेल्युएट करने के लिए करेंगे, कॉलिस फ्रैक्चर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, स्केफोल्ड फ्रैक्चर या मैलेट फिंगर। तो मैलेट फिंगर में हम क्या करते हैं, लेटरल फिंगर टिप व्यू लेंगे, फिंगर टिप का लेटरल व्यू लेंगे, ठीक है। स्केफोल्ड फ्रैक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, पीए विथ अल्नर डेविएशन, स्केफर्ड व्यूज भी बोल देते हैं हम इसको, पीए विथ अल्नर डेविएशन, ठीक है। और अगर बॉल कैचर्स व्यू कर रहे हैं हैंड का, तो किसके लिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को इवेलुएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईलियक क्रस्ट इज यूज एज अ लैंडमार्क इन अ रेडियोग्राफ ऑफ। ईलियक क्रस्ट हम यूज़ कर रहे हैं एज अ लैंडमार्क, अच्छा कौन से पार्ट का एक्सरे लेते वक्त हम ईलियक क्रस्ट को यूज़ करते हैं एज अ लैंडमार्क। पहला ऑप्शन है लेटरल थोरेसिक स्पाइन, दूसरा है एपी व्यू ऑफ शोल्डर, प्लेन फिल्म ऑफ केयूबी, या फिर सैक्रो ईलियक जॉइंट। तो ठीक है, तो भाई प्लेन फिल्म ऑफ केयूबी क्योंकि जो ईलियक क्रस्ट है वो करस्पॉन्ड होती है रफली टू द L4 वर्टिब्रल लेवल एंड इज़ अ क्लासिकल लैंडमार्क फॉर सेंटरिंग केयूबी रेडियोग्राफ। लेटरल थोरेसिक स्पाइन नॉट रिलेवेंट, ये भी रिलेवेंट ही नहीं है। सैक्रो ईलियक जॉइंट, इसके तो डिफरेंट लैंडमार्क्स यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, from the PA projection of a chest, if you rotate the patient to place the left shoulder and breast in contact with the cassette, this projection is known as, मतलब PA है, ठीक है। चेस्ट के पीए व्यू जैसे होता है वैसे आपने पेशेंट को लगा रखा है। अब आपने पेशेंट को रोटेट कर दिया, इस तरीके से रोटेट किया कि जो उसका जो लेफ़्ट शोल्डर और जो ब्रेस्ट है वो तो क्या है, कैसेट पे अटैच्ड है, ठीक है। लेफ़्ट शोल्डर और ब्रेस्ट तो कैसेट पे कांटेक्ट में है, और फिर उस प्रोजेक्शन को हम क्या बोलेंगे, लेफ़्ट एंटीरियर ओब्लिक, राइट एंटीरियर ओब्लिक, राइट पोस्टीरियर ओब्लिक, या फिर लेफ़्ट पोस्टीरियर ओब्लिक। तो क्या बोल देंगे ऐसी वाली पोजीशन को हम, कि भाई लेफ़्ट एंटीरियर चेस्ट तो लेफ़्ट एक मिनट, हाँ लेफ़्ट शोल्डर और ब्रेस्ट तो कांटेक्ट में ही है, तो क्या हो जाएगा, लेफ़्ट कांटेक्ट में ही है तो क्या हो जाएगा, लेफ़्ट एंटीरियर ऑब्लिक, ठीक है।
नहीं, पेशेंट जो है वो रोटेट हुआ है पीए प्रोजेक्शन से। तो देखो लेफ़्ट शोल्डर और ब्रेस्ट तो कांटेक्ट में है, तो लेफ़्ट तो व्यू आएगा, है ना, राइट तो नहीं होगा, लेफ़्ट होगा। और पीए से मतलब पोस्टेरो एंटीरियर प्रोजेक्शन से हमने इसको रोटेट किया है, तो पोस्टीरियर हो गया। और रोटेट कितना कर रहे हैं कि भाई ये वाला पार्ट तो लगा हुआ है और फिर हमने उसको रोटेट किया है, ठीक है। तो क्या हो गया, ऑब्लिक। तो क्या हो जाएगा, लेफ़्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक, ना कि लेफ़्ट एंटीरियर ऑब्लिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और लास्ट क्वेश्चन ही है ये आज की वीडियो का। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शन इज़ बेस्ट फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ द फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम को देखने के लिए इनमें से कौन सा प्रोजेक्शन बेस्ट होगा? वाटर्स प्रोजेक्शन, टाउन्स प्रोजेक्शन, लॉस प्रोजेक्शन, या फिर सर्वाइकल स्पाइन ओपन माउथ। तो देखो सर्वाइकल स्पाइन ओपन माउथ ये तो सही रहता है ओडोंटॉइड या फिर अपर सर्वाइकल स्पाइन को देखने के लिए, ना कि C1 C2 जो बोल देते हैं ना, ओडोंटॉइड C1 C2 प्रोसेस। तो इसके लिए परफेक्ट रहेगा, ना कि फोरामेन मैग्नम को देखने के लिए। लॉस प्रोजेक्शन जो है वो किसके लिए यूज़ होता है? मस्टॉइड एयर सेल्स को देखने के लिए, ठीक है, ना कि फोरामेन मैग्नम को। मस्टॉइड एयर सेल्स ऑफ द इंटरनल ऑडिटरी कैनाल्स, सॉरी, मस्टॉइड एयर सेल्स, ठीक है। और जो टाउन्स प्रोजेक्शन है, तो बिल्कुल टाउन्स प्रोजेक्शन जिसको एपी एक्सियल व्यू होता है, ये एपी एक्सियल व्यू, एपी एक्सियल व्यू, इस ये क्या है भाई, एपी रेडियोग्राफ है स्कल का अदर, जो कि स्पेसिफिकली यूज़ होता है टू विजुअलाइज द ऑसिपिटल बोन एंड द बेस ऑफ द स्कल इंक्लूडिंग द फोरामेन, ठीक है। किसके लिए हो जाता है भाई टाउन्स व्यू? विजुअलाइज द ऑसिपिटल बेस ऑफ स्कल इंक्लूडिंग द फोरामेन मैग्नम। वाटर्स प्रोजेक्शन जिसको हम पैराइटोकैंथियल प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, ये किस लिए यूज़ होता है? मैक्सिलरी साइनसिस को देखने के लिए। मैक्सिलरी साइनसिस एज वेल एज द फ्रंटल एंड इथेमोइड साइनसिस, ऑर्बिट्स एंड जाइगोमेटिक आर्क्स, ठीक है। लेकिन फोरामेन दे मैग्नम को देखने के लिए नहीं, ठीक है। तो आज के जो 50 क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व किए, जो कि कौन से सॉल्व किए हमने? जो जीएमसी चंडीगढ़ का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसके 50 क्वेश्चन हमने आज सॉल्व करे हैं, ठीक है, जीएमसी चंडीगढ़ के। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जो भी आपके ऐसे स्टूडेंट हैं जो एमसीआरई या फिर रेडियोग्राफर की किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उन सबको ये चैनल शेयर कर सकते हो। जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार टेस्ट सीरीज़ का याद दिला देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, वो एस्पायरेंट्स की टेस्ट सीरीज़ लेना बिल्कुल ना भूले, जो कि आपकी तैयारी को और बेहतरीन बना देगी, ठीक है। अगर आप कोड लगाते हो रेडिएशन, तो आपको 5% ऑफ और मिलेगा टेस्ट सीरीज़ के प्राइस पे। टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पे क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड करो और टेस्ट सीरीज़ बाय कर लो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।